तो देखिए, स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक है उत्तराखंड का नदी तंत्र। तो देखिए, यहाँ पे आपको उत्तराखंड से रिलेटेड तीन जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी तंत्र हैं उन्हीं को देखना है, और इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए, गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और काली नदी तंत्र, ये सबसे प्रमुख हैं। उसके बाद इनकी बहुत सारी सहायक नदियां होती हैं। ठीक है, तो किस नदी की, किस मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ठीक है, सहायक नदी कौन सी है, ये पूछ लिया जाता है। उसका उद्गम कहाँ से होता है ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम देखेंगे आगे। फिलहाल सबसे पहले देखिए, यहाँ पे समझते हैं कि उत्तराखंड का जो नदी तंत्र है, तो नदियों की जो धारा प्रवाहित होती है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, उसकी दिशा कौन सी है। ठीक है, तो देखिए, उत्तराखंड में नदियों का प्रवाह दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में होता है। ठीक है, अब देखिए, ये बताने की जरूरत तो है नहीं डायरेक्शन कौन सी है, आप सभी को पता होगा। यह ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, दक्षिण टू दक्षिण पूर्व है इसकी दिशा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम आगे। पहले देखिए, इसका थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं, हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। उसके बाद मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे यमुना नदी तंत्र की सहायक नदियां दे रखी हैं। ठीक है, गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियां दे रखी हैं। तो हम इन सबको पढ़ने के बजाय पहले एक टॉपिक पकड़ते हैं, यमुना नदी तंत्र का। ठीक है, फिर उसके बाद हम बाकी चीजों को देखेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप एक नदी तंत्र को समझ गए, उसके बाद उसमें जो भी सहायक नदियां हैं या जो भी उनके उद्गम है, या वहां के पे कौन कौन से बैराज हैं या फिर डैम वगैरह बनाए गए हैं, वो आपको इससे आसानी होगी समझने में। तो देखते हैं हमारा पहला रिवर सिस्टम कौन सा है। देखिए, पहला है यमुना नदी तंत्र। ठीक है, तो पहले मैं इसको आपको समझा देती हूँ, उसके बाद आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, आप भी चाहे तो जितने लोग भी हैं वो सब पेन और कॉपी अपने साथ रखें, और साथ साथ में भी डायग्राम बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, रिवर सिस्टम एक ऐसी चीज है कि आपको ये जो भी निशान लगा रहे हैं, प्लीज निशान मत लगाइए, डिस्टरबेंस होती है क्लास में। तो देखिए, डायग्राम के थ्रू क्या होती है कि आसानी होती है आपको समझने में। अगर इन केस अगर किसी एग्जाम में ही कोई क्वेश्चन पूछ ले और आप वहां भूल जाते हैं, तो आपको डायग्राम हेल्प करेगा रिकॉल करने में। ठीक हो गया, तो देखिए, पहला हम स्टार्ट करते हैं यमुना नदी तंत्र से। ठीक है, तो जिनके पास भी पेन पेंसिल नहीं है, फटाफट निकालिए और साथ साथ में बनाइए। देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि यमुना नदी जो है, इसका उद्गम कहाँ से है। ठीक है, इसके उद्गम को आपको देखना है। तो देखिए, कहा जाता है कि इसका जो उद्गम है, वो क्षेत्र है यमुनोत्री बंदरपूछ श्रृंखला से इसका उद्गम होता है। ठीक है, अब जैसे कि आप सपोज मान लीजिए, ये आपका अ, चलिए मैं इसके और ऊपर से स्टार्ट करती हूँ। देखिए, यमुना नदी जो है वो डायरेक्ट ही यमुना नहीं बन गई। पहले इसमें और भी बहुत सारी नदियां मिली होंगी। ठीक है, फिर वो आपस में जुड़ी होंगी, फिर कहीं ना कहीं से उसमें उसकी सहायक नदियां भी मिली होंगी। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो देखिए, सबसे पहले यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ श्रृंखला से कौन सी नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये यमुना नदी है। ठीक है, यमुनोत्री बंदरपूछ पर्वत श्रृंखला से निकलती है। अच्छा, तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर या बंदरपूछ श्रृंखला है कहाँ? क्योंकि शायद स्टार्टिंग में अगर आपको सर ने बताया होगा, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पर है। तो फटाफट पहले इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, भी बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं ही स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो देखिए, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो उत्तराखंड का ही जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी। हाँ, बहुत से लोगों को पता भी है, वेरी गुड। तो देखिए, उत्तरकाशी का बंदरपूछ पर्वत जो श्रृंखला है, उसी की एक यमुनोत्री हिमनद है, वहीं से यमुना नदी निकलती है। ठीक है, अब देखिए, इसकी कुछ मतलब पुरानी मान्यताएं हैं, जिसे हम पौराणिक मान्यताएं कहते हैं, जो और वेद पुराणों में मानी गई है। तो इसके बहुत सारे नाम भी हैं, तो आप यहाँ पे नाम भी ध्यान में रख लीजिए कि क्या क्या बोला गया है। ठीक है, तो इसको बहुत सारे नाम दिए गए हैं, तीन चार नाम।
जैसे कि यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि जो यमुना नदी जहाँ से उद्गम इसका हुआ है, यानी कि यमुना नदी का एक नाम आसित नदी भी है। ठीक है, आसित नदी क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक असित ऋषि जो थे उनकी कुटिया थी। ठीक है, और इसका एक नाम यमी भी है। ठीक है, साथ साथ में लिखते भी जाइए आप लोग। यमी, यमी क्यों बोला गया है इसको? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये यमराज की बहन बताया गया है यमुना को, तो इसलिए इसका एक नाम यमी भी है। ठीक है, और इसी को सूर्य कन्या भी कहा जाता है। सूर्य कन्या मतलब सूर्य की पुत्री। तो ये दो तीन नाम आपको ध्यान में रखने हैं। सूर्य कन्या, ठीक है। अब देखिए बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि कालिंदी किस नदी का नाम है, मतलब कालिंदी किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो यमुना को ही कहा जाता है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये कहाँ से निकली थी, इसका जो स्थल है वो कहाँ बताया गया था, कालिंदी पर्वत पर। तो इसलिए इसे महाभारत में कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो कुछ देखिए बेसिक इसके बारे में था। अब हम इस पे आते हैं, रिवर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है उत्तराखंड का उत्तरकाशी क्षेत्र। उत्तरकाशी से ये मान लीजिए यमुना नदी निकल रही है। ठीक है, अब देखिए इससे पहले और भी कुछ फैक्ट हैं। तो देखिए दो नदियां और हैं, एक हिमाचल प्रदेश की है रूपिन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं होता है, आप लोग अपनी कॉपी में भी लिखते जाइए। एक है रूपिन जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और एक है सूपिन। ये कहाँ से निकलती है? ये उत्तराखंड के ही उत्तरकाशी से निकलती है। अब देखिए ये दोनों नदियां जब बहती हैं तो आपस में एक जगह मिलती हैं ये। तो जहाँ पे ये मिलती हैं उस क्षेत्र को बोलते हैं नेटवार्ड। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, नेटवार्ड, नेटवार्ड नामक जगह पे ये मिलती है। और फिर वहां से ये किस नाम से आगे बढ़ती है? टोन्स नदी। और यही टोन्स नदी कहाँ मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। अब देखिए पूछा क्या किया जा सकता है, रूपिन सुपिन किसकी सहायक नदियां हैं? तो टोन्स की। और ये जो टोन्स नदी में रूपिन सुपिन मिल रही है, ये कहाँ पे मिलती है? तो नेटवार में मिलती है। ठीक है, उत्तरकाशी में। अब देखिए जो टोन्स नदी है ना, ये जो यमुना में मिलती है तो ये 2.5 गुना अधिक जल लेकर आती है, ये टोन्स नदी। ठीक है, तो इसीलिए टोन्स को यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी बताया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसका देख लेते हैं कितनी लंबाई है। देखिए अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो यमुना नदी की जो टोटल लेंथ है, देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है और आगे भी इसके चांस रहते हैं पूछने के। ठीक है, तो यमुना नदी का जो टोटल लेंथ है इसकी उत्तराखंड में, ठीक है, सिर्फ मैं उत्तराखंड की बात कर रही हूँ, टोटल नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जो यमुना नदी है वो कहाँ पे जाती है आपकी? आगे गंगा में भी मिलती है, प्रयागराज में। ठीक है, तो अभी हम ये यूपी वाला पोर्शन नहीं देख रहे हैं, उत्तराखंड वाला देख रहे हैं। तो उत्तराखंड में इसकी लंबाई है 136। ठीक हो गया, 136 किलोमीटर। और वहीं टोन्स की अगर हम बात करें तो टोन्स जो यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से जो टोन्स नदी यहाँ पे निकलती है, रूपिन सुपिन जहाँ पे मिलते हैं, और ये यमुना में जहाँ पे मिलती है, तो इसके टोटल जो लेंथ है ये है 148। ठीक है, 148 किलोमीटर। अब देखिए यहीं पे अगर मैं यमुना की टोटल लेंथ की बात करूं, मतलब कि पूरे प्रयागराज तक जहां तक वो यमुना गंगा में नहीं मिल जाती, मतलब उत्तराखंड से यूपी तक जो भी इसकी धारा है, पूरी टोटल लेंथ वो है 1384। ठीक है, 1384 के आसपास अराउंड इतनी ही है, एक बार चेक कर लीजिएगा, इतनी ही है। ठीक है, तो ये हो गई यमुना टोन्स। ठीक है, यहाँ तक सभी को बात समझ में आई? अब देखिए इसके बाद क्या होता है, अब ये टोन्स जो है ये यमुना में मिल गई। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से पकड़ेगा? यहीं से पकड़ लेगा कि ये जो टोन्स नदी है यमुना में कहाँ पे मिलती है, किस जगह पे मिलती है। देहरादून का आपने एक इलाका सुना होगा, कालसी। ठीक है, कालसी के डाक पत्थर नामक स्थान पर ये यमुना में मिलती है। कौन सी नदी? टोन्स नदी। ठीक है, अब कालसी क्यों फेमस है ये आप लोग कमेंट करके बताइए, कालसी में ऐसा क्या है। हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने आपको बता दिया।
अब उसके बाद देखिए जब ये यमुना में मिल जाएगी, फिर इसकी धारा आगे बहती हुई बहती हुई बहती हुई कहाँ जा करके मिलेगी, तो गंगा में, प्रयागराज में ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि गंगा में यमुना नदी कहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो प्रयागराज में। ये भी नाम ध्यान में रखिएगा। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कालसी नदी को लेकर के। हाँ ठीक है, अशोक का शिलालेख है। ठीक है, तो देखिए अब यहीं पे आपने देखा, अब चलिए अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। तो देखिए ये कालसी डाक पत्थर में टोंस नदी यमुना से मिल रही है। उसके बाद देखिए क्या होता है, इसी के आगे से शक्ति नहर निकाली गई है। ठीक है, शक्ति नहर निकाली गई है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और यहीं पर कौन सी नदी है, ये आसन नदी पर। ठीक है, एक आसन नदी भी आती है और यहीं पे शक्ति नहर निकाली गई है। फिर उसके बाद आपने एक नाम सुना होगा, जो ये आसन नदी है, आसन बैराज। ठीक हो गया, तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ये देखिए मैंने एक छोटा सा रूप बनाया है, इसको डिटेल में आगे लिखा हुआ है, वो हम देखेंगे। फिलहाल देखिए इसके आगे और देखते हैं। तो देखिए जहाँ पे मैंने आपको ये नेटवाड़ वाला इलाका बताया था ना, जहाँ से ये टोन्स नदी के नाम से आगे बहती है, जहाँ पे रूपिन सुपिन मिलती हैं दोनों, यहीं पे देखिए बहुत कुछ प्रमुख बांध भी यहाँ पे स्थापित है। ठीक है, एक यहाँ पर देख लीजिए, एक है कोटी बांध, एक है इचाड़ी बांध, और एक है यहाँ पे किसाऊ बांध। ठीक है, इसको लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है, कोटी बांध, इचाड़ी बांध और किसाऊ बांध। अब देखिए ये जो इचाड़ी बांध है ना, यहाँ पे ये सेकंड नंबर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो तीनों ही है, लेकिन इचाड़ी बांध इसलिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रमुख परियोजना है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों की। ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये इचाड़ी बांध। अब देखिए इचाड़ी बांध में भी दो परियोजनाएं चल रही हैं, एक है छिब्रू और एक है खोदरी। ठीक है, इसमें भी दो परियोजनाएं चल रही हैं, एक है छिब्रू और एक है खोदरी। तो ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, नदियां पूछी जाएंगी तो उससे संबंधित परियोजनाएं भी पूछी जाती हैं। तो एक बार मुझे बता दीजिए, आपको यहाँ तक समझ में आया सभी को? देखो आपके जो समझने वाली चीज थी वो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी है। अब उसके बाद आपको खुद से क्या देखना है कि इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं। ये मैंने एक शॉर्ट वे में आपको बता दिया, एक ओवरव्यू दे दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब उसी को हम वन बाय वन जानते हैं। तो देखिए उद्गम स्थल सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ से निकलती है यमुना नदी। तो उत्तरकाशी के बंदरपूछ पर्वत के दक्षिण पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से। इसकी टोटल लेंथ, लंबाई कितनी है? 160 136 किलोमीटर। ठीक है, अब टोन्स की मुझे बताइए। मैंने अभी टोन्स की भी बताई थी ना आपको, टोन्स की कितनी है टोटल लेंथ? अब देखिए महाभारत के वन पर्व और विराट पर्व। 146। 146? नहीं, 148 किलोमीटर। 148। हाँ, चलिए ठीक है, सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए। देखिए महाभारत के वन पर्व के अनुसार ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसका उद्गम कहाँ से माना गया था, कालिंदी पर्वत से यमुना नदी का उद्गम। ठीक है, और इसीलिए इसका नाम कालिंदी भी है। और इसको सूर्य की पुत्री भी बताया गया है, इसीलिए इसका नाम सूर्य तन्या तन्या भी है। और इसे यमराज की बहन भी बताया गया है, इसीलिए इसका नाम यमी भी है। ठीक हो गया। अब देखिए कौन नाम यहाँ पर आता है, आसित नदी या असित नदी। ठीक है, ये भी इसी को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर एक ऋषि थे जिनका नाम था असित ऋषि, उनकी यहाँ पे कुटिया थी, तो इसीलिए इसका नाम असित नदी भी है। इसके अलावा महाभारत में तमसा नदी का भी उल्लेख मिलता है। अब ये तमसा नदी क्या है, कोई बताएगा मुझे? तमसा नदी ये किसका पुराना नाम है कह लीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये मैंने बता दिया इसका उद्गम। ठीक है, यमुनोत्री नामक स्थान से होता है। और हालांकि स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इसका उद्गम
सप्त सरोवर से भी हुआ है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि एक यमुनोत्री मंदिर है, तो उसका निर्माण किसने कराया, फिर उसका पुनर्निर्माण किसने कराया। ठीक है, कुछ लोगों के कमेंट्स हैं वो मैं बाद में देखूंगी, फिलहाल यहाँ पे जल्दी विजिबल नहीं होते। मैं बता दूं, जो तमसा नदी है ये क्या, मैंने आपसे पूछा था ये किसका नाम है, तो ये है टोन्स, टोन्स नदी का नाम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यमुनोत्री मंदिर का जो है, यहाँ पे यमुनोत्री मंदिर भी है, और इसका निर्माण 1872 73 में किसके द्वारा कराया गया, तो टिहरी के राजा प्रताप शाह, नरेश प्रताप शाह के द्वारा, ठीक है, इसका निर्माण कराया गया था। टिहरी के राजा थे कौन, प्रताप शाह, ये नाम ध्यान में रखिए, कई बार एग्जाम में आता है। फिर देखिए अगर ये कहा जाए कि इसका पुनर्निर्माण किसने कराया, तो वो थी रानी गुलेरिया। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। टिहरी के राजा प्रताप शाह द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया, फिर बाद में उसका पुनर्निर्माण रानी गुलेरिया द्वारा कराया गया। अब देखिए यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि यमुनोत्री मंदिर जो है वो कब खुलता है, या फिर उसके कपाट कब बंद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है। तो देखिए यमुनोत्री मंदिर जो है वो प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के दिन खुलता है, अक्षय तृतीया के दिन। ठीक है, अक्षय तृतीया कब पड़ता है आपका, अराउंड अप्रैल टू मई के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे फिर देखिए यम द्वितीया के दिन ये मंदिर के कपाट जो है बंद हो जाते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए आगे क्या है कि यमुना नदी में कौन कौन सी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ये भी देखते हैं हम। तो इसके पश्चात यमुना ऋषि गंगा और हनुमान गंगा से मिलते हुए देहरादून जनपद की सीमा में प्रवेश करती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में होना चाहिए उत्तरकाशी कहाँ है, देहरादून कहाँ है, टिहरी कहाँ है, तो ये सब आपको मैप के थ्रू ही याद होगा। जिन्होंने मैप को अच्छे से बना रखा है या जिसको पता है लोकेशन, तो उनके लिए देखिए समझने में आसानी हो जाती है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि डायग्राम के थ्रू भी समझिए, और एक बार पूरा मैप भी उत्तराखंड का अच्छे से देखिए, ये अपने पास रखिए। अब देखिए ये भी मैंने आपको बताया, जैसे कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी यमुना की कौन सी है, टोन्स है। ठीक है, अब देखिए यही टोन्स नदी है जिसको तमसा नदी कहा गया है। ये रूपिन सुपिन दो प्रमुख नदियों से मिलकर बनी है। ठीक है, और टोन्स नदी पर किसाऊ और इचाड़ी बांध है, ये भी मैंने आपको बताया सबसे प्रमुख। ठीक है, एक और बांध है, इसका नाम इसमें नहीं लिखा है, कोटी भी है। ठीक है, कोटी बांध, किसाऊ किसाऊ बांध और इचारी बांध, इचारी या इचाड़ी बांध। ठीक हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, टोन्स नदी कहाँ पर मिलती है, ये भी मैंने आपको बताया। एक बार बताइए मुझे फटाफट कि टोन्स नदी यमुना में किस स्थान पर मिलती है। ठीक है, कालसी के पास, ये मैंने अभी क्वेश्चन पूछा भी था आप लोगों से। तो देखिए इसके बाद क्या है, देखिए ये परियोजनाएं मैंने आपको दिखाई थी ना, एक बार और एक बार समझ लीजिए। ये क्या है आपका, ये ये देखिए ये है आपका रूपिन, ये है सुपिन। ठीक है, ये है रूपिन, ये है सुपिन, यहाँ पे मिल गया ये टोन्स नदी। ठीक है, यही टोन्स कहाँ पे मिलती है, यमुना में मिलती है, कालसी वाले डाक पत्थर का जो एरिया है कालसी का, वहां पर। ठीक है, देहरादून के कालसी नामक स्थान पर। ठीक हो गया। अब देखिए यहीं पे मैंने आपको बताया था ना, ये टोन्स के बाद से ये नेटवाड़ जिले में उत्तरकाशी में ये रूपिन सुपिन मिलते हैं, टोन्स के नाम से आगे बढ़ते हैं, और यहीं पे क्या थे, कोटी बांध, इचारी बांध और किसाऊ बांध। ठीक हो गया। और देखिए ये यहाँ पे थी ये यमुना नदी, और देखिए यही यमुना नदी में आप आगे देखेंगे तो बहुत सारी इसकी कम से कम 20 से भी ज्यादा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे हनुमान गंगा है और भी बहुत सारी है, ऋषि गंगा है। ठीक है, तो ये एक सेपरेट अलग से लिखा भी गया है, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम चल रहे थे, तो इसके पश्चात डाक पत्थर में से एक नहर, शक्ति नहर भी निकाली गई है, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, जहाँ पे कालसी के पास ये टोन्स नदी मिलती है यमुना में, उसके आगे डाक पत्थर के पास एक शक्ति नहर निकाली गई है। ठीक है, और इस नहर पर डकरानी और ढालीपुर परियोजनाएं स्थित है। तो देखिए ऊपर की 3 परियोजनाएं, और उसके बाद जहां से ये शक्ति नहर निकाली गई है उस पे ये 2 प्रमुख परियोजनाएं हैं। ये आप नोट डाउन करिए, या जो आपने ड्रॉ कर रखा है
रिवर जो मैंने अभी आपको दिखाया डायग्राम के माध्यम से, उसमें भी आप इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, ढकरानी और ढालीपुर परियोजना ये पूछी भी गई है एग्जाम में। फिर देखिए शक्ति नहर में असारोणी से निकलने वाली आसन नदी मिलती है और ऋग्वेद में इसे असमान नदी भी कहा जाता है। ठीक हो गया, ये आसारोणी नहीं होगा, शायद स्वर्गारोहिणी करके होगा, सा यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आसन नदी, जहाँ ये देखिए आसन नदी को ही ऋग्वेद में असमान या आसमान नदी कहा गया है। ये प्रमुख ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब देखिए, अब क्वेश्चन और कहाँ से पूछे जाएंगे, इसकी सहायक नदियों में से। इसकी सहायक नदियां जो पूछी गई हैं, देखिए हनुमान गंगा, ऋषि गंगा, कृष्णा गाड़, कमल गाड़। मतलब ये ऑलमोस्ट एग्जाम में मैंने भी देखे हैं, कहीं जो भी आपका ग्रुप सी का हो या फिर जितने भी एग्जाम यूपीपीएससी के, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आए भी हैं। ठीक है, तो ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कृष्णा गाड़, कमल गाड़, भद्री गाड़, टोन्स। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा प्रमुख है, ये नाम आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं। उसके बाद देखिए यमुना नदी उत्तरकाशी और देहरादून से बहते हुए राज्य से बाहर निकल जाती है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये गंगा में किस स्थान पर मिलती है? यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? ये भी अभी मैंने आपको बताया था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यमुना की सबसे प्रमुख जो सहायक नदी है वो है टोंस नदी, जो कि यमुना से 2.5 गुना अधिक जल लाती है। ये भी क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, और यह उत्तरकाशी स्थित बंदरपूछ पर्वत के उत्तर स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, यह उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी डाक पत्थर के बीच यमुना में मिल जाती है। ये रही आपकी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ और ये कहाँ पर मिलती है। टोन से मिलने के बाद यमुना देहरादून अर्थात उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है। ठीक हो गया। अब देखिए, टोन से मिलने के बाद देहरादून के रामपुर मंडी के पास बाईं ओर से इसमें आसन नदी आकर के मिल जाती है। ठीक है, अच्छा ये एक देखिए आसा रोडी करके था ना पीछे, वो सही होगा क्योंकि स्वर्गारोहिणी तो अलग हुआ। चलिए इसको देखते हैं। तो दून घाटी में अनेक छोटी बड़ी नदियां बाईं ओर से आकर के यमुना में मिलती हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आसन नदी भी है, जो कि आसारोड़ी देरा मार्ग के पश्चिम से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 42 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है, और रामपुर मंडी के निकट यह नदी यमुना में मिल जाती है। और यहीं पे एक मैंने आपको क्या बताया, एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ करके है आसन बैराज। ठीक है, वो नाम आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए ये टोंस नदी थी ना, यहाँ पे ये यमुना से मिल गई। उसके बाद ये नदी जब आगे बढ़ती है, इसमें क्या होता है देखिए, इसके बाद एक शक्ति नहर निकाली गई है यहाँ से। ठीक है, एक शक्ति नहर निकाली गई है, और यहीं पे क्या है, मसूरी के क्षेत्र से एक आती है नदी आसन नदी। ठीक है, वो यहीं पर है, और यहीं पे क्या है, आसन बैराज भी बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए एक और यहाँ पे चीज जो ध्यान में रखने वाली है कि यही यहाँ पे देखिए आपकी हिमाचल प्रदेश से एक और नदी आती है, गिरी नदी। ठीक है, गिरी नदी भी कहाँ पर आके मिलती है, यमुना में। और एक और नदी है बाटा नदी, और बाटा नदी जो है ये कहाँ पर आकर के मिलती है, आपकी यमुना में। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए आपने जितनी भी नदियां पढ़ी ना यमुना की सहायक नदी, अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन सी है, कौन कौन सी नदी है, किस किस नदी की सहायक नदी है, ये बस आपको इतना पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक नाम लिया ना, गिरी नदी, ये यमुना की है। ये अभी हाल ही के एग्जाम में आया भी था, आई थिंक वीडियो वाले एग्जाम में आया था ग्रुप सी के, कि कौन सी नहीं है पूछा था आई थिंक। ठीक है, फिर इसमें देखिए ये बाटा नदी है, तो ये दोनों नाम यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, गिरी नदी और ये बाटा नदी। देखिए यहाँ से यमुना में उत्तराखंड में सबसे लास्ट में कौन सी नदी मिलती है, तो वो है बाटा नदी। ठीक है, इसको ध्यान में
रखिएगा। अब देखिए टोटल लेंथ यहाँ पे लिखी गई है कितनी है। अब देखिए आसा नदी की एक और प्रमुख सहायक नदी जो है वो है सरिता टोंसगाड, बस इसी को ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे आपने ये सारी चीजें देखी यमुना नदी से रिलेटेड। उसके बाद देखिए थोड़ा सा टोंस नदी के बारे में भी देख लेते हैं। अब उपतंत्र इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि ये यमुना की सहायक नदी है। तो एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये भी उत्तरकाशी स्थित बंदरपूछ पर्वत के उत्तर स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है। जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ रखिए। और यहीं पे मैंने आपको बताया कि ये टोंस नदी पर इचाड़ी बांध भी है, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल की संयुक्त परियोजना है। अब ये कहाँ पर है, ये जिन जिन लोगों ने डायग्राम बनाया है साथ साथ में उनको ये चीजें पता चल गई होंगी। ठीक है, कोटी, इचाड़ी और किसाऊ बांध कहाँ पर है। उसकी जहाँ पे टोंस नदी मिलती है ना, रूपिन सुपिन टोंस के नाम से, उसी के आगे ये सब बनाए गए हैं यमुना में मिलने से पहले। ठीक हो गया। अब देखिए टोंस नदी और यमुना का संगम देहरादून के कालसी में होता है, ये भी बता चुकी हूँ। यमुना नदी देहरादून के धालीपुर नामक स्थान से राज्य से बाहर निकल जाती है। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए मैंने आपको बताया ना, एक गिरी नदी भी यमुना में मिल रही है, एक बाटा नदी भी यमुना में मिल रही है। इसके बाद एक धालीपुर क्षेत्र जो आता है, वहां से क्या होता है, ये हमारे उत्तराखंड से ये नदी बाहर निकल जाती है और कहाँ चली जाती है, यूपी में। तो इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यमुना नदी देहरादून के धालीपुर नामक स्थान से राज्य से बाहर हो जाती है। ठीक है। और शीर्ष सहायक नदियों में टोंस नदी प्रमुख है यमुना की। और टोंस नदी बंदरपूछ पर्वत के उत्तरी ढाल, यहाँ से देखिए इतना तो नहीं पूछा जाता है, बस किस पर्वत से निकलती है इतना ही पूछा जाएगा। इसकी टोटल लेंथ ध्यान में रखिए, कहाँ पर मिलती है यमुना में ये ध्यान में रखिए। और देखिए टोंस में जल की विशाल राशि रहती है, जिस कारण कालसी के पश्चात यमुना में जल की मात्रा अधिक हो जाती है। अब ये तो लॉजिकल ही क्वेश्चन हुआ, क्योंकि अब यमुना नदी है, उसमें एक ऐसी नदी मिल रही है जो कि उससे ऑलरेडी 2.5 गुना ज्यादा जल ला रही है, तो उसमें फिर जल की मात्रा अधिक होगी ही होगी। ठीक हो गया। अब देखिए टोंस में पाबड़ नदी या पब्बर नदी भी बोला जाता है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश से जल ला करके मतलब इसको प्रदान करती है। ठीक है, टोंस को, जहाँ पे टोंस नदी थी ना, रूपिन सुपिन, फिर यहाँ पे ये टोंस, तो यहीं पे ये हिमाचल प्रदेश से नदी आके मिलती है, पाबर नदी। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखनी है, गिरी, बाटा, पाबर। फिर देखिए गिरी बाटा यहाँ पर आता है कि हिमाचल प्रदेश से उत्पन्न होकर टेढ़े मेढ़े मार्गों से प्रवाहित होती हुई कोंटा के निकट यमुना में ये मिल जाती है। ठीक है। और गिरी और बाटा नदियों का 320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है। स्पष्ट है कि यह प्रवाह क्षेत्र यमुना प्रवाह क्षेत्र में सम्मिलित है। ठीक है। अब मुझे बताइए, आपको यमुना नदी तंत्र समझ में आया? ठीक है। तो देखिए जितना बताया गया है, इससे ज्यादा हटके क्वेश्चन अगर बनते भी हैं एक आध ही बनेंगे, अदरवाइज ये पूरा आपका यमुना नदी तंत्र को कवर करता है। ठीक हो गया। और साथ साथ में आप लोग डायग्राम बनाएंगे तो फिर तो आपको ये चीजें रटने की जरूरत ही नहीं है, आपको वो डायग्राम देखकर ही आइडिया आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी तंत्र। ठीक हो गया। मैं इससे पहले आप लोगों से एक दो क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि आपको समझ आया नहीं आया करके। अब मुझे बताइए कि यमुना की सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सबसे अंतिम सहायक नदी? तो देखिए अब हम गंगा नदी तंत्र को देखते हैं। तो इसका भी आपको डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर इसके बिना क्या होता है ना, इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो एक बार हम फटाफट से इसको भी देख लेते हैं।
अब देखिए आपको पता ही होगा कि गंगा नदी तंत्र से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस अगर मैं ये पूछूं कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। ठीक है, जो गंगा नदी है इसकी मतलब ये पूरा देखिए ये कहाँ कहाँ से होके बहेगी आपका। उत्तराखंड से तो ये निकलेगी ही निकलेगी, फिर यूपी जाएगी, फिर ऐसे ही ये बांग्लादेश मतलब बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो इसका पूरी टोटल लेंथ है ना स्टार्टिंग से एंड तक, वो कितनी है। देखिए मैंने गंगा का पूछा, आप शायद यमुना का रिप्लाई कर रहे हैं। गंगा का पूछ रहे हो, अगर किसी को आइडिया हो तो बता सकता है, अदरवाइज देखते हैं। तो इसकी जो टोटल लेंथ है ना गंगा की, वो है आपकी 2525 किलोमीटर। ठीक हो गया। टोटल लेंथ मैंने अभी भी मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, टोटल लेंथ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये भारत की बात हो रही है, टोटल मतलब कि ये पूरा जो बांग्लादेश में भी जाती है बंगाल की खाड़ी तक। ठीक है, ये टोटल वो लेंथ है पूरी। ठीक है, हाँ अराउंड 2525 या फिर 2524। फिर अगर भारत में अगर इसकी बात करें तो भारत में कितनी है। तो भारत में हो जाएगी इसके अराउंड, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, 2071 या 2070 अराउंड ऐसी ही है। ठीक है, इतने किलोमीटर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि गंगा का उद्गम कैसे होता है। तो देखिए उत्तराखंड में ही आपकी दो नदियां हैं, एक है भागीरथी। ठीक है, साथ साथ में डायग्राम भी बनाते जाइए। ठीक है, भागीरथी और ये है अलकनंदा। ठीक है, ये कौन सी है भागीरथी, ये कौन सी है अलकनंदा। तब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि अलकनंदा का उद्गम कहाँ से होता है, किस पर्वत शिखर से होता है या किस हिमनद से होता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। और फिर ये भागीरथी, कि भागीरथी का उद्गम कहाँ से होता है, मतलब उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से होगा और किस आपका हिमनद या फिर ग्लेशियर से होगा। तो देखिए जो भागीरथी है ना, इस भागीरथी को, इन दोनों नदियों को सास बहू नदी बोला जाता है, जिसमें सास बोला जाता है भागीरथी नदी को और बहू बोला जाता है अलकनंदा नदी को। ये पहले के बहुत सारे एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कि सास बहू नदी कौन सी है, तो यही भागीरथी और अलकनंदा। अब देखिए जो भागीरथी नदी है इसका उद्गम होता है उत्तरकाशी के गोमुख से। ठीक है, गोमुख से होता है। और ये जो अलकनंदा है इसका से होता है, तो सतोपंथ चमोली से। ठीक है, सतोपंथ चमोली। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इसलिए आपको डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ दिया जाएगा, अगर ये नहीं भी पूछता है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये पूछ लिया जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट से होता है। ठीक है, उसमें आपको सारे जिलों के नाम दे दिए जाएंगे। तो इसलिए अलकनंदा का हो गया सतोपंथ चमोली, और भागीरथी का हो गया गोमुख उत्तरकाशी से। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा वन बाय वन हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए है आपकी भागीरथी नदी। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक नदी आती है भिलंगना नदी, जो कि भागीरथी नदी में मिलती है। ठीक है, भिलंगना। और ये कहाँ पर मिलती है भागीरथी में, तो गणेश